पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये अफवाहें फैलाई जा रही है और ऐसी गलत धारणा बनाई जा रही है कि देश में अमीरों के टैक्स पर गरीब मौज कर रहे हैं। ऐसी अफवाह किसानों को खाद, पानी, उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी से शुरू होकर मनरेगा, सरकारी अस्पतालों, बुजुर्गों की पेंशन से लेकर छात्रों की फीस तक पहुंच गई है। इस अफवाह को फैलाने में हिंदी और अंग्रेजी अखबारों और न्यूज चैनलों के साथ ही सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अफवाह को टैक्स राष्ट्रवाद भी कहा जाने लगा है, जो कि गरीबों को अपमानित करने के लिए नौ मध्य वर्ग के हाथ में बड़ा हथियार बन गया है। आलम यह हो चुका है कि आज कोई भी सरकार जब जन साधारण के लिए कोई भी कार्य करती है तो तत्काल लॉजिक दे दिया जाता है कि ये देश के करदाताओं के पैसे की बर्बादी है। इस मामले को हम दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को दिए गए फ्री पास से लेकर हाल ही में जेएनयू समेत अनेक विश्वविद्यालयों में बढ़ी फीस को लेकर जो विवाद हुए उसके दौरान भी देख सकते हैं। इस आलेख में 3 बातों को समझने की कोशिश की गई है। पहली, कि क्या देश में सिर्फ अमीर लोग ही टैक्स देते हैं? दूसरी बात, क्या सिर्फ गरीबों को ही सरकार फ्री में लुटा रही है? और तीसरी बात, इस लॉजिक को देने वालों की मानसिक सोच क्या है? भारत में टैक्स पर बहस इस तरह से चलाई जा रही है कि केवल अमीर लोग टैक्स दे रहे हैं और गरीब उस पर मजे कर रहे हैं। इस तथ्य की सत्यता जानने के लिए हमें टैक्स प्रणाली को समझने की जरूरत है। भारत सरकार को टैक्स से जो भी पैसा मिलता है वो 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में मुख्यतः इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आते हैं। इनकम टैक्स वो होता है जिसको कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इनकम पर देता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जिसको बड़ी कंपनियां अपनी इनकम पर देती हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पर, जिसमें कस्टम, एक्साइज और सर्विस टैक्स आता है। इन सब को मिलाकर जीएसटी में तब्दील कर दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स देश के अंदर बिक रही सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है, जिसका भार हर व्यक्ति पर पड़ता है। इसको यूं समझा जाना चाहिए कि एक बच्चा अगर टॉफी खरीदता है तो उस पर भी ये टैक्स लगता है। भिखारी अगर 5 रुपये का बिस्कुट खरीदता है तो उस पर भी ये लगता है। बल्कि कम आमदनी के हिसाब से गरीब आदमी पर इस टैक्स का बोझ अनुपातिक रूप से ज्यादा है। मिसाल के लिए 1 लाख रुपये आमदनी वाले के लिए बिस्कुट पर दिए गए 1 रुपये का टैक्स का बोझ बेहद कम है, जबकि महीने में 5,000 रुपये कमाने वाले आदमी के लिए 1 रुपये का बोझ ज्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्स की मार सबसे आखिरी लाइन में खड़े उपभोक्ता पर ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसे प्रतिगामी टैक्स भी कहा जाता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स की मार जो ज्यादा अमीर होता है उस पर ज्यादा पड़ती है, इसलिए उसे प्रगतिशील टैक्स कहा जाता है। यदि पिछले 3 वित्तीय वर्ष में सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त हुए इनकम को देखा जाए तो ये बात हमारी समझ में आती है कि ये लगभग बराबर है। इसके बावजूद हंगामा ऐसे मचा है कि मानो पूरे देश का खर्च चंद अमीरों के दिए टैक्स की बदौलत चल रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में देश के टैक्स का ब्यौरा यह है करोड़ रुपए में। 2014 से 16 तक 7,41,945 डायरेक्ट टैक्स और 7,09,825 इनडायरेक्ट टैक्स। 2016-17 में 8,49,713 लाख और 8,61,625 करोड़ ये इनडायरेक्ट टैक्स से। 2017-18 में 10,02,741 करोड़ डायरेक्ट टैक्स और 9,11,466 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स पर चल रही इस बहस में एक बात और भी आती है कि मानो सरकार केवल गरीबों की ही मदद करती हो, अमीरों की कोई मदद नहीं करती। ये भी सफेद झूठ है। भारत सरकार बिजनेस घरानों को मदद करने के लिए सरकारी बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का कर्ज देती है। अगर बैंकों में पैसा नहीं है तो नोटबंदी जैसे स्कीम लॉन्च करके पहले जनता का पैसा बैंकों में जमा कराती है। कॉरपोरेट अगर वो पैसा वापस नहीं कर पाते तो उनका लोन रिस्ट्रक्चर करती है और कई बार माफ कर देती है। देश के बैंकों का ढेर सारा रुपया एनपीए या बैड लोन बन गया है, यानी जिसकी वसूली की उम्मीद कम है या तो फिर बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कंपनियों को अक्सर टैक्स छूट और रियायत भी दी जाती है। जमीन भी कई बार आसान दर पर मुहैया कराई जाती है। अगर सरकार के पास संसाधन नहीं है तो सरकार वैश्विक संस्थाओं से कर्ज लेकर इनके प्रोजेक्ट के लिए रोड वगैरह बनवा कर देती है। उस कर्ज की मार सब पर पड़ती है।
देश के अंदर बिजनेस घराने अपना सामान बेच पाए, इसके लिए सरकार दूसरे देश से आने वाले सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाकर उसको महंगा कर देती है। घरेलू महंगे सामान की मार भी आम आदमी पर ही पड़ती है। इस तरह से अनगिनत तरीके हैं जिनसे सरकार अमीरों की मदद करती है। अब सवाल उठता है कि गरीबों को दी जाने वाली सरकारी मदद से चीड़ किसको है और क्यों है? अगर इस कथन की भी तहकीकात की जाए तो गरीबों को दी जाने वाली सरकारी मदद से देश के बिजनेस घरानों को नहीं, बल्कि नए नए उभर रहे मध्य वर्ग को है। मध्य वर्ग को ये डर सताया करता है कि अगर गरीब ऊपर उठते चले गए तो उसको अंतर बनाए रखने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। चूंकि ये वर्ग उच्च आय वर्ग से कम्पीट नहीं कर सकता, इसलिए अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए ये चाहता है कि गरीब गरीब बना रहे। इसके लिए वो गरीबों को दी जाने वाली उन सभी सुविधाओं का विरोध करता है जिसका उपयोग उसने खुद किया या फिर उसके पूर्वजों ने किया था, और उनकी तरक्की में जिन सुविधाओं का अहम योगदान रहा है। मध्य वर्ग का ये व्यवहार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका के नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज मध्य वर्ग की इस मनोदशा को सीढ़ी छीनना बताते हैं। मध्य वर्ग पहले सीढ़ी पकड़कर खुद चढ़ जाता है और फिर बाद में सीढ़ी को ही ऊपर खींचने लगता है ताकि कोई और ऊपर ना चढ़ाए। इसे भारत में शिक्षा के निजीकरण के समर्थन से समझ सकते हैं। मध्य वर्ग का बड़ा हिस्सा देश के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में सस्ती शिक्षा हासिल करके ही खड़ा हुआ है, लेकिन अब वो ये चाहता है कि शिक्षा संस्थान प्राइवेट हो जाए और वहां पढ़ने वाले खुद अपना खर्च उठाएं। ये आलेख हिंदी में अरविंद कुमार का है, लेकिन इस आलेख के मूल लेखक रॉयल हॉलवे लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी के स्कॉलर है।